नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर क्या मानव शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। लेकिन ये जो कहाँ से आया है, ये आया है क्लास 11th के। हम अब स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लास को मैंने 9th कंप्लीट कर दिया होम साइंस SCRT। अब मैंने स्टार्ट किया है क्लास 11th, क्योंकि 12th की बुक अभी मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई है। क्योंकि मैं बुक तो मेरे पास है, लेकिन जैसे एक स्पेशली मैं गवर्नमेंट स्कूल की चाह रही हूँ वो नहीं है, ठीक है। तो ये 11th की जो मिली है वो भी मुझे पता चला है कि पूछने से कि ये सरकारी स्कूल में 11th 12th में, क्योंकि पता है कंडीशन सरकारी स्कूल्स की ख़राब है, तो 11th और 12th में सेम ही बुक चल जाती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब सिलेबस में अंतर रह जाता है 19-20 का, और ये बात तो सच भी है। 9th और 10th का लगभग सिलेबस सेम रहता है और 11th और 12th का सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक है। एक दो लेसन हो सकता है इसमें कम हो, तो कोई नहीं, होम साइंस में हम पढ़ते ही ये सब चीज़ें, हो सकता है वो हम आगे कहीं कंप्लीट कर लें, या फिर ऐसा तो है नहीं कि बुक हमें मिलेगी नहीं। जब तक हम इसे कंप्लीट करेंगे तब तक हमें बुक ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। इतनी जानकारी में लोग हैं कि कहीं ना कहीं से मैं अवेलेबल करा लूँगी, ठीक है। मुझे सिर्फ गवर्नमेंट की चाहिए, इसलिए नहीं मिल रही। नहीं बुक्स की तो शॉप पर चले जाओ तो ढेरों लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको भी लगेगा। ख़ास तौर से मैं कहूँगी जो आज की क्लास है ये PGT वालों के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें सब वो वाले प्रश्न हैं जो PGT में पूछे जाते हैं। लेकिन TGT वाले निकल मत लेना, क्यों? क्योंकि होम साइंस है, सब्जेक्ट सेम है। बस हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो बने रहिए क्लास में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका से संबंधित ज्ञान लगभग कितने वर्ष पुराना है? क्या 200 वर्ष, 250 वर्ष, 300 वर्ष या फिर 350 वर्ष? तो जो कोशिका है, कोशिका वही कोशिका जिसका बायोलॉजिकल नाम पूछा जाता है, तो हम क्या बताते हैं? बायोलॉजिकल नेम इसका क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? साइटो, ठीक है। साइटो बताते हैं ना, बायोलॉजिकल नाम जो है। और साइटोलॉजी, इसी में लॉजी जब जोड़ देते हैं, साइटोलॉजी, तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है कोशिका का अध्ययन, ठीक है, सेल का अध्ययन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं उसी कोशिका की जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। इसकी बात स्टार्टिंग कब हुई? 350 वर्ष पूर्व हुई। मतलब बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास भी इसका नहीं है। 350 वर्ष पूर्व ही हमें पता चला कि कोशिका होती है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1590 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? ए है रॉबर्ट हुक के द्वारा, बी है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, सी है जोसेन द्वारा, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। आज हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। बकाया हम कोशिका के कार्य क्या होते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं मेनली, उनके अंग कौन कौन से, इनका हम डीप अध्ययन करेंगे, तब हम क्वेश्चन को लगाएंगे। आज ये फर्स्ट क्लास है कोशिका से संबंधित, मीन्स 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो है ये। तो उसमें उस हिसाब से हम आपको ये प्रश्न दे रहे हैं जो बेसिक से फर्स्ट लेसन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जोसेन महोदय ने एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र की खोज की, और ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र था ये क्या करता था? इसमें 2 लेंसों का प्रयोग किया गया था। कितने लेंस पूछे जाएं तो 2 लेंस थे इसमें। और ये क्या करता था? कोशिकाओं के विषय में, मतलब कोशिकाओं को इसी से आप देख सकते। तो क्यों? क्योंकि कोशिकाओं को आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, बिना किसी माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। इसीलिए ये एक माइक्रोस्कोप था, एक तरीके का सूक्ष्मदर्शी यंत्र था, ठीक है। इसी से कोशिका को देखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को कहाँ देखा? ए है मानव शरीर में, बी है कॉर्क की पतली परत में, सी है बैक्टीरिया में, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को जो देखा तो वो देखा था कॉर्क की पतली परत में। कॉर्क क्या होता है?
कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है जैसे कि मृत कोशिका, आप मान सकते हो, क्योंकि ये जीवित को, जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका को देखा था वो जीवित नहीं थी। कैसी थी? वो मृत थी। कैसी थी? वो मृत कोशिका थी। और कहाँ देखी थी? ये विकसित पौधे, किसमें? विकसित जो पौधे थे उनके तने में देखी थी, उनकी जड़ में देखी थी। ऐसे आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि कॉर्क हम उसी को कहते हैं जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको। ठीक है, तो कॉर्क की पतली लेयर में रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। ये एक मृत कोशिका थी, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। क्वेश्चन 4 है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अध्ययन किया, ए है जीवाणुओं पर, बी है प्रोटोजोआ पर, सी है सूक्ष्म जीवों पर, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जीवाणुओं पर भी अध्ययन किया है, प्रोटोजोआ पर भी किया है, और जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उस पर भी इन्होंने अध्ययन किया है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्लास सचमुच अच्छी लगती है, सचमुच, मैं नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन आपको 1% भी मेरी मेहनत पर ट्रस्ट है तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे भी डिमोटिवेशन ठीक वैसे ही होता है जैसे आपको लंबे समय तक पेपर ना मिलने पर होता है, नौकरी ना मिलने पर होता है, तैयारी करने पर, मेहनत करने पर सफलता नहीं मिलती है तब होता है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, इस बात को आप ध्यान रखते हुए इस क्लास को देखिएगा, और चैनल को प्लीज़ मैं दोबारा निवेदन करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 5 है, कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया गया, ए है रॉबर्ट हुक द्वारा, बी है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, सी है हक्सले द्वारा, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया गया किसके द्वारा? भाई कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये किसने बताया था? ए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था। अच्छा, इसका ईयर पूछा जाता है, ईयर बताओ, सीधे सीधे पीजीटी में पूछा गया है इसका ईयर, कौन सा ईयर होगा इसका, ये बताइए। ये जो केंद्रक होता है ये कोशिका का सर्व प्रमुख महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग जो है, या फिर सीपीयू कहते हैं इसको, कोशिका का माइंड कहते हैं, दिमाग कहते हैं, किसको? केंद्रक, केंद्रक को। ठीक है, केंद्रक को। तो कोशिका में जो केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने, समय ये था आपका 1831, क्योंकि बहुत ही कम मेरे प्यारे बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, अन्यथा कोई नहीं देता है, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे केंद्रक का आकार क्या होता है, तो केंद्रक या तो गोलाकार होता है, ठीक है, या तो गोलाकार होता है, या कैसा? अंडाकार होता है। ठीक है, अंडाकार होता है, ये भी प्यारे बच्चे याद रखेंगे। इसमें क्या होते हैं? क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, जो धागे नुमा जाल होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। इसी में आपके डीएनए भी पाए जाते हैं, इसी में आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसी में जीन्स पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, और जीन्स जो आपकी आनुवंशिकता की इकाई है। ठीक है, आनुवंशिक गुणों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें केंद्रक में पाई जाती हैं, इसीलिए हम कोशिकाओं का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं। आई होप इतनी जानकारी परफेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया, ए है हक्सले ने, बी है स्ट्रेसबर्गर ने, सी है स्वान ने, डी है स्लाइडेन ने। तो स्वान और स्लाइडेन कौन है? जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है? सेल डिवीज़न की जो थ्योरी है वो दी है, सेल थ्योरी दी है। किसने? जीव स्वान और स्लाइडेन, इन दोनों लोगों ने। स्ट्रॉसबर्गर क्या है? अगर इनकी बात करें तो इन्होंने केंद्रक की संरचना का अध्ययन किया। स्ट्रॉसबर्गर ने ही, ये स्ट्रॉस है, स्ट्रॉस नाम होता है इनका पूरा। तो इन्होंने क्या किया? केंद्रक की संरचना का अध्ययन किया। केंद्रक की संरचना का अध्ययन किया किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने। संरचना का अध्ययन अगर पूछा जाए कौन करते हैं, तो वो करते हैं आपके स्ट्रॉसबर्गर महोदय। अब एक ही ऑप्शन आपके पास शेष रह जाता है, वो होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा? वो होगा ए ऑप्शन, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीव द्रव्य हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कह सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिकाएं हैं, केंद्रक है, इनको कहीं ना कहीं
मतलब सिक्योर करने का कार्य करता है। ठीक है, इसी से न्यूट्रिशन वगैरह कोशिकाओं को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका के विषय में सत्य कथन पहचाने। यह मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। बी है यह एक अत्यंत जटिल संरचना है। सी यह आणविक फैक्ट्री की तरह है। डी है निम्न में से सभी। तो बिल्कुल आणविक फैक्ट्री, जैसे जैसे आप जानते होंगे कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये मतलब पूरा ब्रह्मांड है, किसी न किसी पदार्थ, जिसे मैटर भी कहते हैं, उससे निर्मित हुआ है। और पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से होता है। छोटे परमाणु मिलकर ही क्या करते हैं, मतलब परमाणुओं से ही क्या होता है, निर्माण होता है पदार्थों का। ठीक ऐसे ही जैसे आपके शरीर में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, अणु ही तो होते हैं, छोटे अणु स्टोर होते हैं, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही जब ग्लाइकोजन टूट जाता है तो किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स देने का कार्य करने लगता है। ऐसे ही कोशिका है भाई, और ये सब चीज़ें शरीर के अंदर ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक आणविक फैक्ट्री भी है। ओके, छोटे अणुओं से बनी हुई, जैसे कि छोटी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। भाई कोशिका को आप अणु कह सकते हो। ठीक है, और या फिर कोशिका भी बहुत महीन है, इतनी ज़्यादा महीन है जो आपको नहीं दिखती है, नॉर्मल देखती ही नहीं, इतनी ज़्यादा महीन है, बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो क्या है, वो छोटे अणु ही तो हैं, उससे कोशिका बनी है, फिर उन कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है, हमारा शरीर बना है। ठीक है, तो कह सकते हैं ना ये एक आणविक फैक्ट्री है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैक्टीरिया सहित नाभिक और एक कोशिकीय जीव का अवलोकन किसके द्वारा किया गया। बैक्टीरिया सहित नाभिक और एक कोशिकीय जीव का अवलोकन किसके द्वारा किया गया। ए ऑप्शन है क्या, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया। बी है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। या सी है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया। या डी है स्लाइडिंग के द्वारा यह किया गया। तो जैसे कि मानव शरीर है, मानव शरीर क्या है, बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो मानव शरीर क्या है, कोशिकीय कहा जाता है। ऐसे ही मुर्गी का अंडे के विषय में आपसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक कोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से ही पूरे अंडे का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक कोशिकीय है। तो यहीं पर ये पूछा जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव का अवलोकन किसके द्वारा किया गया, वो भी बैक्टीरिया सहित। यहाँ पर बैक्टीरिया सहित पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने ही क्या किया था, बैक्टीरिया सहित नाभिक और एक कोशिकीय जीव का अवलोकन किया। समय वैसे पूछा मुश्किल ही जाएगा, इतना डिफिकल्ट कोशिका का और केंद्रक का तो समय पूछा गया है, लेकिन बाय चांस रिवीजन में आप डाल लेना, क्योंकि आजकल कुछ भरोसा नहीं, कंपटीशन का लेवल बहुत अप होता जा रहा है। ठीक है, तो 1650 से 1700 यहाँ राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के विषय में आप जानते हो, इन्होंने कोशिका की ही खोज की, मृत कोशिका की खोज की। 1665 का समय था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1631 है ना, 1631 का समय था, अभी बताया था, नहीं सॉरी 1831 में क्या किया था, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और स्लाइडिंग नहीं, स्लाइडेन होंगे भाई जो कोशिका सिद्धांत देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बैक्टीरिया को सर्वप्रथम किस रूप में व्याख्यायित किया गया। ए है एनिमलक्यूलस के रूप में, बॉन मोल के रूप में, सी है परकिंस के रूप में, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को सर्वप्रथम जो रूप में मतलब एक नाम से व्याख्यात किया गया, मतलब व्याख्या इसकी की गई थी बैक्टीरिया की, वो थी एनिमलक्यूलस। ठीक है, एनिमलक्यूलस के रूप में इसकी व्याख्या सर्वप्रथम की गई थी बैक्टीरिया की। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम किसके द्वारा यह बताया गया कि जीव व पादप दोनों का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। ए है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, बी है स्लाइडेन व स्वान द्वारा, सी है RJH ड्यूराचेट द्वारा, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो जीव और पादप मतलब जो जीव हम लोग हैं और जो पादप पेड़ पौधे हैं, इन दोनों का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। अगर ये बात किसी ने की तो वो थे कौन, RJH ड्यूराचेट द्वारा। RJH ड्यूराचेट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जो हम जीव जंतु होते हैं, इन दोनों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ए है स्लाइडेन व स्वान, बी है मैथियास,
सी है थियोडोर, डी है उपर्युक्त सभी। तो अब मैं यहाँ पर कहूँगी डी ऑप्शन। क्यों कह रही हूँ मैं, ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है कि आप इनका याद कर लेना नाम, क्योंकि स्लाइडेन और स्वान जो है इनका शॉर्ट नेम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो मैथियास हैं इन्हीं को मैथियास स्लाइडेन कहते हैं, इनका पूरा नाम है मैथियास स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है आयोग आपको। और जो थियोडोर हैं उनको क्या कहते हैं, थियोडोर स्वान कहते हैं, इनका पूरा नाम है थियोडोर स्वान। तो डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। मैथियास स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, हर किसी ने एक ही चीज़ याद रखी है, स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। अब पूछ लिया जाए पूरा नाम तो हो गई जय माता दी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, किसके द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन द्वारा ही होती है। ए है हैकल द्वारा, बी है स्लाइडेन द्वारा, सी है बिरचाउ द्वारा, डी है पार्किंस द्वारा। किसके द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व से उपस्थित मतलब पहले से ही कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, और उन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से क्या होता है, नई कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। ये सच्चाई है। जब हमारे शरीर में मान लो ये कोशिका है, अब ये कोशिका हम कहते हैं कोशिका मर गई या कोशिका टूट गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर के कहीं भी चली जाएगी। ये कोशिका है, अब ये कोशिका मरी तो क्या हुआ, मतलब टूटी तो क्या हुआ, एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई, ठीक है, दो हो गई, अब ये दो टूटेंगी, अब ये एक इधर बन जाएगी, एक इधर बन जाएगी, एक इधर, एक, अब ये 2 से 4 हो गई। तो इन्हीं एक कोशिका के टूटने से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, और गुणनफल करती हैं ये, 1 की 2 हो जाएंगी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से इनका गुणन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये बात अगर किसने की तो ये बात की बिरचाउ ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बिरचाउ ने ही सर्वप्रथम कहा था कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं के टूटने से, विभाजन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका आनुवांशिक लक्षणों के भंडारण व संप्रेषण के लिए भी जिम्मेदार है। यह प्रतिपादन किसने किया? जो कोशिकाएं हैं वो आनुवांशिक लक्षणों के भंडारण व संश्लेषण के लिए भी जिम्मेदार है। अभी हमने बताया जो कोशिका होती है उसी में केंद्रक होता है, और इसी केंद्रक में क्या होता है, आपके गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो 23 माता के होते हैं, 23 पिता के होते हैं, इसी में जीन्स होते हैं, और इसी में डीएनए भी होते हैं, और एक होता है आरएनए भी होता है, राइबोस न्यूक्लिक जो कहा जाता है, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए, ठीक है, तो ये भी होता है। तो ये चारों चीज़ें इसी में होती हैं, जिसमें गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, जीन्स क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब अभी मैंने जस्ट आपको बताया आनुवंशिकता की इकाई होते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। हमारे जो गुण हैं हमारे बच्चों में देना, या हमारे पेरेंट्स के गुण हमारे अंदर दिए हैं किसने, जीन्स ने। और डीएनए का भी वही काम, पैतृकता सिद्ध करना। मान लो अगर कोई बच्चा है किसी व्यक्ति का और वो इनकार कर रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, उस बच्चे का और पेरेंट्स का डीएनए कराया जाता है, डीएनए हमेशा मैच करता है, ठीक है। तो ये मतलब पैतृकता सिद्ध करता है। तो यहाँ पर सारे आनुवांशिक लक्षण हैं ये, ठीक है। तो ये बात किसने की, अभी मैंने बताया कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, भंडारण और संप्रेषण करता है किसका, आनुवांशिक लक्षणों का। तो ये बात कही किसने है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये कही है हैकल ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ऑप्शन ए सही होगा, हैकल ने ये बात 1866 में कही थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमोसोम की खोज किस सन में की गई। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको मतलब छोड़ रही हूँ यहाँ पर, क्रोमोसोम के खोजकर्ता आपको बताने हैं कमेंट में, खोजकर्ता, क्योंकि अभी केंद्र के विषय में मैंने प्रश्न पूछा था उसका ये तो मैंने बता दिया। खोजकर्ता इसके आपको ढूंढने हैं। खोज मैं बता दूंगी कब हुई है, 1870 में, 1881 में, 1819 में, 90 में, या फिर 1930 में। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम की खोज होती है वो होती है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 1870 में होती है। अगर 1881 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की जो होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की खोज होती है, क्लोरोप्लास्ट की खोज होती है। हालांकि हम आगे जब क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो इन सब की डिस्कशन करेंगे, अभी आप बेसिकली पढ़ते रहिए। 1890 में अगर हम बात करें तो जो कोशिका का शक्ति ग्रह होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज की थी 1890 में। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई, ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है।
और जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का विकास हुआ वो 1930 में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो था, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, अभी हमने ऊपर बात की थी, जॉनसन ने 1590 में एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, और जो वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है वो 1930 में खोजा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जीव द्रव्य, लेकिन ये वाली किसी की डेट पूछी जाए ना पूछी जाए, ये वाली जो है इंपॉर्टेंट थी, ये वाली याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी वाली, ये डेट्स पूछी जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब केंद्रक और कोशिका की डेट कई बार पूछी गई है तो हर बार वही नहीं पूछी जाएगी, हो सकता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की या आगे किसी एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है, तो नोट भी करते रहिए चीज़ें। क्वेश्चन 15 है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है, ए है कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन द्वारा, बी है वसा व न्यूक्लिक अम्ल द्वारा, सी जल तथा अकार्बनिक खनिज लवण द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो जीव द्रव्य का जो निर्माण होता है वो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के द्वारा भी होता है, वसा व न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा भी होता है, जल तथा अकार्बनिक खनिज लवण, ठीक है, अकार्बनिक खनिज लवण के द्वारा भी इसका निर्माण होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बस एक ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्या विटामिन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और सारी चीज़ें दी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जीव द्रव्य के निर्माण में और सारी चीज़ें हैं। 16 है, जीव द्रव्य के चारों तरफ निर्मित कोशिका कला बनी होती है, ए है फॉस्फोलिपिड की, बी है प्रोटीन की, सी है ए व बी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो फॉस्फोलिपिड की भी बनी होती है और प्रोटीन की भी बनी होती है, जो जीव द्रव्य के चारों तरफ की जो कोशिका कला होती है। ठीक है, मान लो ये सेल है, ये सेल है, और इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है, और इस पर एक पतली लेयर चढ़ी हुई होती है, एक पतली लेयर चढ़ी होती है। जीव द्रव्य में क्या होता है, पानी भरा, पानी जैसा होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसमें एक झिल्ली सी पाई जाती है, एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या होती है, रक्षा करती है। और इसके ऊपर भी एक संरचना पाई जाती है, कोशिका के ऊपर भी, वो क्या करती है, वो कोशिका की सुरक्षा करती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। बीच में एक केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक के ऊपर भी एक संरचना पाई जाती है, उस केंद्रक उसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो ये सारी झिल्लियाँ क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं इन चीज़ों, इन अंगों की, कोशिका की, केंद्रक की, जीव द्रव्य का जो पदार्थ है उसकी, कि उसमें कोई भी बाहरी तत्व ना आ जाए अंदर, और उसमें बस क्या ऑक्सीजन वगैरह और न्यूट्रिएंट्स ही आ पाते हैं। इस तरीके की पारदर्शी झिल्ली होती है कि कुछ जो आपकी जीव द्रव्य की जो झिल्ली होती है वो इस प्रकार की बनी हुई होती है, सिर्फ उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ही बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी तत्व एक्स्ट्रा अंदर नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका जीवधारियों की संरचना जैविक क्रियाओं तथा आनुवंशिकी की इकाई है, ये कथन किसका, ए है बेटन का, बी है रिले का, सी है लियोबी तथा सिकेविट्स का, डी है मैथियोस व थियोडोर का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। कोशिका जीवधारियों की संरचना जैविक क्रियाओं तथा आनुवंशिकी की इकाई है, ये जो परिभाषा दी है लोएवी तथा सिकेविटस ने दी है। ठीक है, और बिल्कुल कोशिका के जीवधारियों की संरचना व जैविक क्रियाओं का व आनुवंशिकी की इकाई है कोशिका। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, आनुवंशिकी की इकाई क्या है, कोशिका है, ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकी की इकाई, अच्छा यहाँ पर इकाई तो जीन को ही माना जाता है, आनुवंशिकता की इकाई जीन को माना जाता है। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन तक ही सीमित रखिए इसको। ठीक है, डेफिनेशन तक ही सीमित रखिए, जीन ही होगी इकाई। क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आनुवंशिकी लिखा हुआ है, तो आनुवंशिकी की इकाई हमेशा जीन को माना गया है, और जीन तो कोशिका में ही पाए जाते हैं। ओके, अगर आपको जीन ना मिले तो आप लगा सकते हो उसको। कोशिकाओं के परिमाण में डैश पाई जाती है, एक रूपता, समरूपता, भिन्नता या उपयुक्त सभी। जो कोशिकाएं होती हैं उनके परिमाण में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भिन्नता पाई जाती है क्योंकि इनका परिमाण कभी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। कोई बहुत छोटी होती हैं, ज़्यादातर कोशिकाएँ छोटी ही होती हैं। ठीक है, और इसीलिए इनमें भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि इनको नॉर्मल आँखों से आप देख नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, औसतन कोशिकाओं का परिमाण होता है, ए है 5 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक, बी है 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक, सी है 15 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक, डी है 20 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन, 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। ये क्वेश्चन आपसे बना है, जो 1 माइक्रोन होता है, ठीक है, 1 माइक्रोन अगर पूछा जाए होता है, ये कहा है। ठीक है, 1 माइक्रोन जो होता है वो होता है कितना, 1 माइक्रोन बराबर
1/1000 मिमी के बराबर होता है। ठीक है, 1000 मिमी के बराबर होता है। 1 माइक्रोन के बराबर 1/1000 मिमी के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, ओके, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाणुओं की कोशिकाएं जो होती हैं वो औसतन किस परिमाण की होती हैं। अभी तो हमने बात की अपनी जो मानव शरीर की कोशिकाएं होती हैं जिसका हमने परिमाण बताया 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है किसका, जीवाणुओं की कोशिकाओं का परिमाण पूछा जा रहा है कितना होता है। तो 0 से 10 माइक्रोन तक होता है, या 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होता है, या 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन होता है, या 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोन होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन जो होता है आपकी जीवाणुओं की कोशिकाओं का औसतन यहाँ पर बताया जा रहा है, ये औसतन होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। जो वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। और वायरस के विषय में भी, क्योंकि हम जीवाणुओं की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, जो वायरस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। वायरस कोशिका रहित होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो वायरस होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इसमें कोशिकाएं जो होती हैं होती ही नहीं हैं। कोशिकाएं वायरस में होती ही नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीवाणुओं में होती हैं और उसका माइक्रोन भी बता दिया, वायरस में होती ही नहीं तो उसका आपको माइक्रोन क्या बताएं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, मुर्गी का अंडा है एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, निम्न में से सभी। तो जो मुर्गी का अंडा होता है वो कैसा है, वो है आपका एक कोशिकीय। और अभी शायद हमने बताया भी था, हम लोग कैसे हैं, मानव शरीर कैसा है, बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, मिलकर बना है। और अगर इसका ये एक कोशिकीय होता है और इसकी कोशिका का व्यास पूछा जाए कितना होता है, तो 30 मिमी। ठीक है, 30 मिमी किसका, अंडे का, जो मुर्गी का अंडा है उसका व्यास पूछा जाए तो लगभग 30 मिमी होता है। और ओवरऑल अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अंडा सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर में, तो जो मादा होती है, मादा में अंडा पाया जाता है, जो निषेचन की क्रिया में क्या होता है, पुरुष के शुक्राणु से मिलता है, तो इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी, सर्वाधिक बड़ी। किसमें, ह्यूमंस में बात कर रहे हैं। ओवरऑल पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी मानव शरीर में अगर पूछा जाए, ठीक है, अगर मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका बताएं तो पुरुष के शुक्राणु की होती है, पुरुष का जो शुक्राणु होता है उसकी होती है सबसे छोटी कोशिका। ध्यान रहेगा, इतना काफ़ी है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, जंतुओं में तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। ए है 90 सेमी से 1 मीटर, बी है 100 सेमी से 1 मीटर, सी है 90 सेमी से 2 मीटर, या डी है 100 सेमी से कितना, 2 मीटर। क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। जंतुओं में तंत्रिका कोशिका की जो है आपसे लंबाई पूछी जा रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका एक ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 90 सेमी से 1 मीटर होती है। जंतुओं में, हम लोगों में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व सेल होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे शरीर में हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये 90 सेमी से 1 मीटर तक लंबी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि आपको पता है तंत्रिकाओं में क्या होती है, न्यूरॉन सेल पाई जाती है और जिसकी कोशिकाएं काफ़ी लंबी होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन सेल की कोशिका काफ़ी लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, आकार की दृष्टि से कोशिकाएं प्रायः होती हैं। ए गोलाकार, बी है वृत्ताकार, सी है गोलाकार या वृत्ताकार, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो आकार की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो कोशिका गोलाकार या वृत्ताकार होती हैं। लेकिन आपको एक क्रिया पता है, कोशिकाओं में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, टूटती हैं, बनती हैं। तो जैसे अभी मैंने जस्ट बताया, एक कोशिका थी वो टूटी फिर वो बनी, तो वो क्या है, जब टूटेगी तो छोटी होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, इनके आकार में परिवर्तन आता रहता है। कभी गोलाकार हो जाएंगी, कभी अंडाकार हो जाएंगी, कभी कोण से दिखेंगे आपको, कभी बहुभुजी दिखेंगी, कभी आयताकार दिखेंगी। तो इनमें बहुत सारे आकार दिखते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आपसे सीधे एक कोशिका की आकार पूछा जाए तो आप गोलाकार या वृत्ताकार कहेंगे। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन के हिसाब से पूछा जाए तो अनियमित कई आकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई ऊतक है, कोशिका है, तंत्र या संस्थान है, या अंग है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मानव शरीर की जो कार्यात्मक, सूक्ष्मतम, सरलतम संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका है।
कोशिकाओं से ही आपके ऊतक बनते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलने से ऊतक बनते हैं। जब बहुत सारे ऊतक बनते हैं तो अंग बनते हैं आपके, और ये बहुत सारे जब अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका ये 24 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर। वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। ए है क्लोरोफिल वर्णक, बी है ग्लाइकोजन, सी है स्टार्च, डी है केंद्रक तथा जीव द्रव्य। तो वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक तथा जीव द्रव्य दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक ये दो तत्व ऐसे हैं जो वनस्पति जो आपके पेड़ पौधे होते हैं और जंतु दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक में जो द्रव्य होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि ये कोशिका है, ये केंद्रक है। अब इसमें कोशिका में जो जीव द्रव्य भरा है इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, क्योंकि साइटो क्या है, कोशिका का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और जो केंद्रक है, ये केंद्रक में जो प्लाज्मा भरा होगा, जो पदार्थ भरा है, लिक्विड पदार्थ जीव द्रव्य भरा है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसमें क्या होता है, ये जीव द्रव्य जो होता है कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य का कलर पूछा जाता है, कलरलेस होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा 80% क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, 80% जल होता है जीव द्रव्य में। तो इतना आई होप अभी आपके लिए आज की क्लास के लिए इनफ है। कैसी लगी क्लास ना बताना ना भूलें। और ये क्लास कोई पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि यूपी टीजीटी के लिए है। अभी चाहे आपका कोई भी बीपीएससी के पेपर, स्टेट के जो भी पेपर होते हैं आपके, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अलग अलग स्टेट के मैसेज आते हैं हमारे पास, जैसे कि उत्तराखंड का ही आया कल कि मैम उत्तराखंड का कवर करा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, होम साइंस का सिलेबस क्या कहीं अलग है? थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है। तो मैं सारे कहीं ना कहीं मतलब सब चीज़ों के हिसाब से ही पढ़ाती हुई चल रही हूँ। तो आप सब कुछ पढ़ते चलिए, इनको प्रैक्टिस ही अभी मैं करा रही हूँ, तो प्रैक्टिस तो आप ये सब करते चलिए। आप बिल्कुल ये परेशान नहीं होइए कि उत्तराखंड के लिए नहीं है या इस स्टेट के लिए नहीं है कि उस स्टेट, सभी के लिए है भाई। होम साइंस के प्रश्न हैं, होम साइंस में यही सिलेबस होता है हर जगह का। थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो ऐसा तो नहीं है, आपको तो पढ़ना है होम साइंस पढ़ना, तो आपको सब आना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।